जय हिंद दोस्तों। 29 फाइनेंशियल सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये है कि पैसे कैसे बनाएं। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि 2022 में कैसे पैसे बनाएं, बल्कि आप अगर इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, किसी भी साल में देख रहे हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पैसे कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, 15 से 20 साल के हो, या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड हो, ये सभी के लिए ये वीडियो है। क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि हमें जितनी भी सैलरी मिल रही है या फिर जो हम स्टूडेंट लाइफ में बचा रहे हैं, उस पैसे से पैसे कैसे बनाएं। बहुत बार क्या होता है कि हम कमाते हैं 30,000 रुपये, मगर 30 के 30 हजार रुपये हम उड़ा देते हैं। मगर हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि हमारा एक्सपेंडिचर इतना होगा और इतने पैसे से, इतने परसेंट अमाउंट से हम जो है इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें अपनी एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्चे हैं, उसे कैसे कैसे करना चाहिए, हमारी सैलरी को कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए, मंथली सैलरी को। तो जो मुझे लगता है कि 35 से 45% जो है अपने इनकम का आपको सभी जो ज़रूरत खर्चे हैं, जो कि खाना पीना, रेंट, जो भी खर्चे हैं, उनमें खर्च करना चाहिए। मैं ये सैलरीड एम्प्लॉयड के बारे में बता रहा हूँ। स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे, जो कि अभी 15 से लेकर 25 तक या 22 तक जो भी स्टूडेंट है, वो भी चाहते हैं कि हम कुछ पैसे बनाएं। और ये बताना चाहता हूँ कि जितनी आपकी कम उम्र है, आप उतना ही बेहतर रिटर्न बना सकते हैं, उतना ही बेहतर रिटर्न बना सकते हैं, ये कंफर्म है। तो अगर आप मैं पहले सैलरीड एम्प्लॉय मैं जो सैलरी है, सैलरीड पर्सन है, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप 30,000 जैसे कमा रहे हैं, तो जो भी अमाउंट कमा रहे हैं, ये बात नहीं है कि अब 30,000 कमा रहे हैं, अब जो भी अमाउंट कमा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि 35 से 45% क्या, अगर आपका ज़्यादा खर्चा है तो 5% और रख लीजिए। ऐसे मैं मानता हूँ कि 35 से 40% काफ़ी सफिशियंट है एक खर्च के लिए। तो 35 से 40% आप अपने एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, सारे खर्चे उनके लिए रख लीजिए दोस्तों। ठीक। और बाकी जो 60% बचा है या 55% बचा है, जो भी आपका है, जो भी बचा हुआ है, उस अमाउंट को आप पैसे से पैसे बनाने के लिए आगे इन्वेस्ट करें। आप थोड़ा सा पैसा, वो मैं आगे बताऊंगा कि आप पैसे कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। ये मैं बस बता रहा हूँ कि आप अपने पैसे से पैसे कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों, आज की इस ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि सिर्फ सैलरी से लाइफ टाइम में जो प्रॉब्लम आने वाली, या फिर मान लीजिए आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, तो सारा चीज़ सैलरी से, और एक सैलरी पे डिपेंड होकर आप जो चाहते कि हाँ मैं एक फाइनेंशियल फ्री बनूं, तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने पैसे को अभी से बचाओ, ना कि अनाप शनाप खर्चों पे ध्यान दो, बल्कि पैसे को बचा के अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप जैसी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है, उस तरह से एसेट एलोकेशन करो। उतने परसेंटेज में, जो भी 55% है आपका सैलरी से, उसका एसेट एलोकेशन करो। आप अपने पैसे को जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, ये आगे बात करेंगे सारे को डिटेल्स में। पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो अगर किसी तरह की मिस हैपनिंग, भगवान न करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो, मगर जो सच्चाई है उसके बारे में मैं बात करो। अगर ऐसा कभी होता है तो आप उसके लिए तैयार रहे, इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्ट करें, और कुछ जो पैसे है हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखें, जो कि इमरजेंसी फंड के तौर पे आपके अकाउंट में होगा। आगे सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जैसा कि अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि कितना परसेंट एक्सपेंडिचर करें अपने सैलरी का। कभी होता है कि अगर आपकी सैलरी कम भी हो, जैसे कि 20,000 हो, होता है कि 20,000 हो, तो आप थोड़ा सा इसमें परसेंटेज आगे की तरफ ले जा सकते हो, जैसे 55-60%। अगर 40% भी आप बचा रहे हो, तो उसको सोचो कि हाँ हम कैसे कैसे अपने एसेट्स एलोकेशन करें।
तो बहुत कोई बोलेंगे कि 40 अगर 8,000 बचाता हूँ तो उसमें कैसे शेयर खरीदूँ, कैसे गोल्ड कर दूँ, कैसे पीपीएम में इन्वेस्ट करूँ, कैसे इंश्योरेंस लूँ, कैसे सेविंग में रखूँ। तो देखिए सारी बातें हम आगे हम लोग जो है डिटेल में आगे बातें करेंगे। तो चलिए पहला जो हमारा जो एसेट एलोकेशन है वो है शेयर मार्केट। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में एक कहावत है, रिस्क है तो इक्स है। मगर हाँ, रिस्क ले और इक्स भी करे, मगर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क को, अपने पैसे को जो है कि डिफरेंट डिफरेंट शेयर में। अगर आपको शेयर मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अगर पता है, आप जानकार है, तो आप अपने हिसाब से अपने शेयर को पिक करें और इन्वेस्ट करें। हमेशा कोशिश करें कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पैसे को लगाने की, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे पहले देखा गया कि रियलिटी इस्टेट जो है बहुत पीछे पिटा हुआ था। कभी होता है फार्मा 2-2 साल 4-4 साल इंडस्ट्रीज नहीं चलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना सारा पैसे को एक जगह नहीं बल्कि सारे जगह फैला के रखना है, सारे इंडस्ट्रीज में, बल्कि सारे इंडस्ट्रीज में भी 2-3 शेयर में फैला के रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा डाइवर्सिफाई होता है, रिस्क मिनिमाइज कर देता है, हमारे रिस्क को जो है मिनिमाइज कर देता है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है शेयर मार्केट में, और आप जो है उतना शेयर को टाइम नहीं दे सकते शेयर पिक में, तो आप एक सबसे बेस्ट चीज़ है, और आप चाहते हैं कि मुझे ब्रिटानिया का भी मिल जाए, मुझे जो है रिलायंस भी मिल जाए, मगर आपके पास 2,000 रुपये 3,000 रुपये बच रहे हैं या 4,000 रुपये बच रहे हैं, आपको जो भी बच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं ये सारे शेयर को खरीदूं। तो मैं इसके लिए सबसे जो बेहतर चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है म्यूचुअल फंड। आप कोशिश करें कि एसआईपी करें। एसआईपी अगर आपको, आप इसमें भी होता है कि एक्टिव होता है, पैसिव फंड होता है, एक्टिव फंड होता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि अगर आप एक्टिव फंड के तरफ ना जाके पैसिव फंड में जाए, जैसे इंडेक्स फंड में लगाए, निफ्टी 50 में लगाए। तो इससे क्या होता है, निफ्टी 50 में जो जो बेहतरीन, इंडिया की बेहतरीन कंपनी है उनके शेयर जो है उनके अंदर आती है, उनका जो है परसेंटेज जो है उसमें वेटेज रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपको शेयर भी पिक नहीं करना पड़ता है। और जब जब मार्केट गिरता है, हमेशा कोशिश कीजिए कि दोस्तों, कि जब भी मार्केट गिरे, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते किसी भी ले सकते हैं, एक्सिस का है, एसबीआई का है इंडेक्स, आप किसी का भी ले सकते हैं, क्योंकि सब उसी के अकॉर्ड, जितना निफ्टी चलता है तो उतना परसेंट ही जो है आपका पोर्टफोलियो जो भी है, जिस जिस फंड से भी आप लेंगे, इंडेक्स फंड से लेंगे, आप अपना एसआईपी करवाएंगे तो वो भी उतना ही चलेगा। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करिए कि आप हमेशा डालें, मगर अगर मार्केट पीक पे है तो थोड़ा रुक जाए। जब मार्केट नीचे आए तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो के एवरेजिंग करने की कोशिश करें। वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे हम सिर्फ एक ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करना है आपको। शेयर मार्केट में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, आप इन्वेस्ट करें, शेयर खुद से पिक करें, बट वहाँ हाथ जलने का पूरी संभावना हो सकती है। यहाँ पे है कि जो बेस्ट शेयर सब है रहती है निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, तो वो उसका एक बास्केट मिल जाता है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर महीने जो अपना कुछ फिक्स अमाउंट रख दीजिए कि हाँ, मुझे मेरे सैलरी का जो है कि अगर 8,000 रुपये मैं खर्चा करके बचा रहा हूँ, तो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये मैं एसआईपी करूँगा, मार्केट में डालूंगा। अगर मार्केट गिरता है तो मैं डालूंगा। कुछ ऐसा बना लीजिए कि हाँ, मैं एक एसआईपी डेट मिलता है, अगर वो डेट में डालना चाहते हैं तो वो डेट में, नहीं तो अगर उस डेट में, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ चार्ज लग जाएगा, कोई फाइन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे, तो भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि कोई चार्ज लगेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट अगर 5% गिरता है तब मैं पैसा डालूंगा, 10% गिरता है तब ही पैसा डालूंगा। ये बेहतर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करते रहे। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि आपको सेविंग अगर फिक्स डिपॉजिट कराते तो मुश्किल से 6 से 7% मिलेगा, मगर शेयर मार्केट में आपको सालाना जो है कम से कम 12 से 15% रिटर्न मिल सकता है। तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबकी जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती है,
किसी की जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की जोखिम लेने की क्षमता कम होती है, तो वो अपने हिसाब से अपना जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर सकते हैं। उस सारी बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसके लिए आप टेंशन नहीं ले। आप चाहते हैं कि अगर मैं पहले कौन से एसेट्स के बारे में डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि कौन से एसेट्स के बारे में मैं पहले बात करूं, ठीक ना। चलिए अब दूसरे जो एसेट्स है हमारे उसके बारे में बात करता हूँ, वो है गोल्ड। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो गोल्ड रखना है, मगर मेरे पास उतना पैसा कहाँ है जो मैं गोल्ड को खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों, आप फिजिकल गोल्ड को खरीदने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए ना, आप वहां से गोल्ड ले सकते हैं। आप सबसे बेस्ट है कि आप ईटीएफ से भी गोल्ड ले सकते हैं। आप अगर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप ईटीएफ के थ्रू भी गोल्ड ले सकते हैं। तो आप क्यों पड़े हैं चक्कर में कि अरे भाई मेरे पास 20,000 रुपया होगा तब गोल्ड खरीदेंगे? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 500 रुपया भी है तो आप सोना को खरीद सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो इसके बारे में भी अगले बार डिस्कस करूंगा। देखिए, और गोल्ड जो है, जब मार्केट में किसी तरह का मतलब अफरा तफरी होता है, जैसे कभी युद्ध हो गया या फिर कोरोना जैसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट में गोल्ड का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में जो शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो उससे थोड़ा सा आपका रिस्क भी जो है मिनिमाइज हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करें कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए या फिर जो है कि ईटीएफ ले गोल्ड का। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो हमारा तीसरा एसेट एलोकेशन है, जो तीसरा एसेट्स है, वो है पीपीएफ। देखिए दोस्तों, पीपीएफ ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ तो इसमें क्या होता है कि सरकार जो अभी हम लोग को रिटर्न दे रही है वो 7.10% है एनुअली। ये कंपाउंड रिटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि ये टैक्स फ्री, अगर इसमें आपको प्रॉफिट होता है तो इसमें किसी तरह जो भी रिटर्न मिलेगा उसमें किसी तरह का जो है हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। ये बेहतरीन ही एक तरह से बोलेंगे इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो इससे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि आगे कितना अमाउंट हम जमा कर सकते हैं, कैसे पीपीएफ। ऐसे मैं बता देता हूं कि पीपीएफ जो है आप अपने डाकघर में खुलवा सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पे भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। और एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, इससे भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करें, क्या डेट के अंदर इन्वेस्ट करें कि हमें रिटर्न मिलेगा इस डेट के बाद, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हमारा चौथा जो एसेट्स है, देखिए ये बहुत कोई कहते हैं कि एक्सपेंस है, इससे क्या होगा, मगर मुझे लगता है कि अगर आपके साथ फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो गया तो ये जो चीज़ है वो आपको हेल्प करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा, एक तरह से समझ लीजिए दोस्त की तरह हेल्प करेगा। वो है इंश्योरेंस दोस्तों। इंश्योरेंस, अगर आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम फ्यूचर में आता है या फिर किसी तरह का भगवान न करे ऐसा हो, तो वो लाइफ इंश्योरेंस है जो आपके परिवार को सिक्योर करता है। तो अपने को क्या करना है कि इंश्योरेंस में भी कुछ कुछ पैसे हमें इंश्योरेंस, एक दो इंश्योरेंस कम से कम रखना ही रखना हो चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ये लाइफ में। ठीक है, जैसा कि आप कोरोना में पीछे देख भी चुके हैं कि कैसे हम लोगों ने, हर किसी ने अपने एक चहेते लोगों को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। तो ये इंश्योरेंस, और उस समय कितनी बिल पे करने पड़े हमें, तो ये है कि इंश्योरेंस से हमें काफ़ी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा अगर फ्यूचर में। तो इसमें भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हमें। प्रीमियम जो है पे करना, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे इंश्योरेंस ले, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आगे दोस्तों। अभी मैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और जो सबसे ज़रूरी है वो है सेविंग अकाउंट में अपना पैसा को हमेशा बचाए। कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में ज़रूर रखे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
देखिए क्या होता है कि कभी कभी मार्केट क्रैश कर जाता है, क्रैश कर जाए या फिर गिर जाता है किसी कारणवश, तो हमारे पास कैश की कमी हो जाती है। हम सोचते हैं अरे भाई अगर कैश होता तो आज सस्ते में माल उठा लेता। तो इस सब चीज़ का प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी भी घर में कुछ खर्च ज़्यादा हो जाता है तो इस सेविंग अकाउंट से हम अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सेविंग अकाउंट में भी हमें कुछ ना कुछ पैसा हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो शायद आप रिलेट कर पाओगे, कर पा रहे हो अपने से। आज के डेट में पैसा भी बचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में